आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गांदरबल आतंकी हमला, उमर अब्दुल्ला ने आतंकियों को कहा उग्रवादी, सोशल मीडिया पर भड़के लोग। देपसांग डेमचोक से पीछे हटेगी सेनाएं, फिर शुरू होगी पेट्रोलिंग, भारत चीन के बीच बनी सहमति। मदरसों को मिलती रहेगी सरकारी फंडिंग, सुप्रीम कोर्ट एनसीपीसीआर की सिफारिशों पर लगाई रोक। फ्लाइट में बम की फर्जी कॉल पर जाना पड़ेगा जेल, नागरिक उड्डयन मंत्री बोले जल्द लाएंगे कानून। दिल्ली ब्लास्ट या पाकिस्तान से टेलीग्राम के जरिए खालिस्तानियों ने किया आतंकी हमला। आतंकी पन्नू ने दी प्लेन उड़ाने की धमकी, इंटरनेशनल यात्रियों से बोला मत करो भारत की यात्रा। हमास के साथ जंग में इजरायल को बड़ा झटका, उत्तरी गाजा में सेना के ब्रिगेड कमांडर की मौत। दिवाली से पहले सोना 1800 रुपए और चांदी में 5200 रुपए किलो का उछाल। नागा चैतन्य और शोभिता दूलीपाला की शादी की रस्में हुई शुरू। और 2025 मेगा ऑक्शन की तारीख और जगह आई सामने। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गगनगीर में रविवार को हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर अब सोशल मीडिया पर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। गांदरबल में गैर स्थानीय मजदूरों पर हुए हमले की निंदा करते हुए उमर अब्दुल्ला ने इसे उग्रवादी हमला कहा। इस दौरान उन्होंने आतंकवादी शब्द के इस्तेमाल से परहेज किया। इसे लेकर ही लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर भड़क गया। सीएम अब्दुल्ला ने इस हमले के बाद एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा, सोनमर्ग क्षेत्र के गगनगीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर कायरतापूर्ण हमला बेहद दुखद है। ये लोग इलाके में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस उग्रवादी हमले में 2 लोग मारे गए और 203 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए एक नए समझौते पर पहुंचे हैं। कथित तौर पर यह एक समझौता देपसांग और डेमचोक इलाके में पेट्रोलिंग से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक संघर्ष के इन दोनों बिंदुओं पर पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही दोनों देश अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर देंगे, जिसे मिलिट्री टर्म में डिसएंगेजमेंट कहते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग की व्यवस्था को लेकर बनी सहमति से 2020 में पूर्वी लद्दाख में उत्पन्न हुए तनाव का धीरे धीरे समाधान हो रहा है। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम 22-23 अक्टूबर को होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से ठीक पहले सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में मदरसों को बंद करने की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया है। शिक्षा के अधिकार कानून का पालन न करने के कारण NCPCR ने मदरसों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुपयुक्त और अयोग्य करार दिया था। जमीयत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी है कि इस मामले में सभी राज्यों को पक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कई राज्य ऐसे कदम उठा रहे हैं। इस पर CJI ने नोटिस जारी करने को कहा है और कहा है कि किसी भी सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगाई जाए। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने हाल ही में कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बम की झूठी कॉल को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से अगर जरूरत पड़ी तो हमने कुछ विधायी कार्रवाई के बारे में सोचा है। उन्होंने आगे कहा है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें ऐसे मामलों को रोकने के लिए 2 चीजों पर काम कर सकते हैं। पहला है विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन। इन नियमों में बदलाव करके हम यह प्रावधान करेंगे कि एक बार अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो हम उसे नो फ्लाइंग लिस्ट में डालेंगे। इसके अलावा दूसरा ये है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम में बदलाव किया जाए।
बीते साल दिसंबर के आखिर की बात है। अमेरिका के फ्लोरिडा से सरसोटा काउंटी में एक मजदूर ने अपने फ़ोन से एक मैसेज भेजा। मैसेज के बारे में जानते ही अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी यानी FBI के कान खड़े हो गए। मैसेज में उस मजदूर अलेक्जेंडर लाइटनर ने सामूहिक हत्या करने का इरादा जताया था। इसके लिए उसने नई पीढ़ी के आतंकियों से एक कोड वर्ड में बात की जो खुद को एक्सेलरेशनिस्ट कहते हैं। उस कोड वर्ड में लाइटनर ने खुद को एक ऐसा पथ प्रदर्शक बनाने की इच्छा जताई जिसका इस्तेमाल उसके अनुयायी किसी ऐसे शख्स के साथ करते हैं जो खतरनाक आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। लाइटनर जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था वह था टेलीग्राम। खैर, लाइटनर को गिरफ्तार कर लिया गया है और संभावित बड़े हमले से अमेरिका को बचा लिया गया। हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट मामले में भी टेलीग्राम के इस्तेमाल होने की बात सामने आई है। बीते कुछ दिनों में भारतीय विमानन कंपनियों को 100 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी है। इन धमकियों के बीच अब खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत को धमकी देते हुए प्लेन उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू ने कहा है कि सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला हो सकता है। पन्नू ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में उड़ान न भरने का आग्रह किया है। सिख फॉर जस्टिस संगठन की नींव रखने वाला पन्नू आए दिन कोई ना कोई भड़काऊ बयान देता रहता है। खालिस्तान के नाम पर लोगों को भड़काने की वजह से पन्नू को भारत आतंकवादी मानता है। उस पर अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाने का आरोप है। उत्तरी गाजा में हमास के खिलाफ अभियान के दौरान रविवार 20 अक्टूबर को विस्फोट में इजरायली सेना के एक ब्रिगेड कमांडर की मौत हो गई। इजरायली सेना IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 401B ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एहसान दक्सा जाबलिया क्षेत्र में मारे गए हैं। अपने टैंक से निकलने के बाद वह एक विस्फोटक की चपेट में आ गया। वह साल भर से चल रहे गाजा युद्ध में मारे गए इजरायली सेना के सबसे वरिष्ठ कमांडरों में से एक थे। 41 साल के दक्सा इजराइल के दूज समुदाय के सदस्य थे और उन्हें 4 महीने पहले ब्रिगेड कमांडर नियुक्त किया गया था। वैश्विक बाजारों में बढ़ती कीमतों और देश में त्योहारी मांग के चलते बेशकीमती धातुओं की कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। रायपुर के सराफा बाजार में पिछले एक सप्ताह में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिली है। सराफा कारोबारी तरुण कोचर के अनुसार सोना स्टैंडर्ड्स 24 कैरेट 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है, जबकि चांदी ने 98,000 रुपये प्रति किलो का उच्चतम स्तर छू लिया है। रायपुर सराफा बाजार में सोने की कीमतों में एक तरफा तेजी देखने को मिली है। पिछले एक सप्ताह में सोना 1,800 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। सोमवार को सोना स्टैंडर्ड 24 कैरेट 78,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि 22 कैरेट 72,100 रुपये और 20 कैरेट 65,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार हुआ। शोभिता दूलीपाला और नागा चैतन्य ने अगस्त में अपनी सगाई समारोह की तस्वीरें शेयर करके अपने रिश्ते की शुरुआत की। सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी उनके पिता नागार्जुन ने फैंस को दी थी, जिसके बाद सभी हैरान रह गए क्योंकि कपल ने कभी अपने रिश्ते के बारे में किसी से कोई बात तक नहीं की। नागा चैतन्य से सगाई के 2 महीने बाद ही शोभिता दूलीपाला दुल्हन बनने जा रही है। उनके घर में शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर इस समारोह की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। दोनों शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार है। शोभिता दूलीपाला ने प्री वेडिंग फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें ट्रेडिशनल अटायर में वह बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने अपनी शादी के जश्न की झलक भी दिखाई है। वह एक खूबसूरत ऑरेंज कलर की साउथ इंडियन साड़ी में सजी हुई दिख रही है, जिसे गोल्ड कढ़ाई और ग्रीन बॉर्डर से तैयार किया गया है। उन्होंने अपने इस साड़ी लुक को बेज ब्लाउज, सोने के आभूषण और हरी चूड़ियों के साथ पूरा किया। वह सभी तस्वीरों में बेहद सुंदर लग रही हैं। तस्वीरों में वह अपने परिवार से घिरी हुई हैं। IPL 2025 का मेगा ऑक्शन कहां होगा? इस संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सामने अब 2 शहरों के नाम हैं जिनमें ऑक्शन का आयोजन करवाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना
सिंगापुर, दुबई और लंदन को ऑक्शन के वेन्यू के तौर पर देखा जा रहा है। मगर अब एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने सऊदी अरब में मेगा ऑक्शन को करवाने का निर्णय ले लिया है। ऐसे में बीसीसीआई को अब रियाद और जेद्दा में से किसी एक को चुनना होगा। बीसीसीआई ने कुछ अधिकारियों को सऊदी अरब भेज दिया है। वहीं कुछ अधिकारी आज यानी 21 अक्टूबर के दिन सऊदी के लिए रवाना होंगे। आईपीएल टीमें चाहती थी कि ऑक्शन की प्रक्रिया भारत में ही कराई जाए, लेकिन भारत में ऑक्शन करवाने का विकल्प ही नहीं था। अब टीमों के मालिक इस इंतजार में है कि बीसीसीआई ऑक्शन की जगह और तारीखों पर मुहर कब लगाएगी।